अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात दिखाएंगे। शंघाई में मौजूद कामयाब ताइवानी बिजनेस वुमेन, वर्चुअल डिजिटल इंसान से मुलाकात भी प्रोग्राम में शामिल होगी। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियों के मौके, हाइड्रो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में नई पेशरफ्त, किसानों की जानिब से जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हम इस बात पर तफसीली रोशनी डालेंगे कि ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान अमरीकी मुनाफिकत की खुली मिसाल क्यों करार दिया जा रहा है। जामनी मिट्टी से ज़रूफ साजी के फ़न और दुश्वार गुजार तिब्बत में आरामदेह सफ़र के लिए शाहराहों के जाल बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर, सेगमेंट चाइना दिस वीक में। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह पर फौजियों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की गईं। इस हवाले से सिंकियांग उगयोर में वाक़ सहराई ताकली मकान के किनारे तरबियती छावनी में नए बैरिक्स तामीर किए गए हैं। फौज के आला हुकाम ने गोल्डन हेलमेट जीतने वाले काबिल फ़ख्र फौजी और उसके अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह के मौके पर चीन भर में फौजियों और शहरियों के लिए शानदार सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। चीन के शुमाल मगरिब में मौजूद नई बैरकों को तरबियती यूनिट्स के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, जो सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में सहराए ताकला मकान के किनारे वाक़े तरबियती छावनी में तामीर की गई हैं। चीन के शुमाल मशरक़ी सूबा लियाओनिंग के शहर पानशी में मकामी फौजी हुकाम ने जंगी तैयारी की तरबियत में फर्स्ट क्लास मेडल जीतने वाले सुन पाओ सुंग के अहले खाना से मुलाकात की और गोल्डन हेलमेट का इनाम जीतने वाले काबिल फ़ख्र फौजी को मुबारकबाद दी। सुन पाओ सुंग नेवल एविएशन यूनिवर्सिटी के लाइन ऑफिसर भी हैं। उनके वालिद सुन यू वन के मुताबिक ये सिर्फ नुक्ता आगाज है, इख्तितामी लाइन नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इदारों और हुकूमती इदारों में सालाना फौजी दिन 27 जुलाई को चीन के वस्ती सूबा हनान के शहर लुआओयांग में मुनक्किद किया गया, जिसमें मकामी हुक्काम को कौमी दिफा के लिए रिजर्व फोर्सेस की इमारत के मुआयने और आजमाइश की इजाजत दी गई थी। कोरोना वबा में कमी के बाद शंघाई में मौजूद ताइवानी कंपनियों की सरगर्मियां तेजी से बहाल हो रही हैं। इन कंपनियों से मुंसलिक कारोबारी अफराद का कहना है कि चीन के एक उसूल के फॉर्मूले को बरकरार रखने से कारोबार में आसानी हो रही है। कंपनियों को कोरोना प्रोटोकॉल्स की पाबंदियों के तहत काम जारी रखना होगा। चीन के इक्तसादी मरकज शंघाई में मौजूद ताइवान की कंपनीज की सरगर्मियां 1 जुलाई को शहर की जानिब से कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने के बाद तेजी से बहाल हो रही हैं। इन कंपनीज का कहना है कि एक चीन के उसूल को बरकरार रखने से उन्हें मरकजी चीन में सरमायाकारी में आसानी मुयस्सर आई है। कोविड-19 की पाबंदियों के हालिया खात्मे का तमाम शोबों पर यकसा असर मुरतब नहीं हुआ और चंद कंपनीज को इस वबा के खिलाफ शंघाई की आयद करदा पाबंदियों के तहत काम जारी रखने की इजाजत दी गई है। चांग छिन शन शंघाई ताइवान इन्वेस्टर्स एसोसिएशन की सदर भी हैं, जिसके अरकान की तादाद तकरीबन 3000 है। इनमें से तकरीबन सभी ने दोबारा काम का आगाज कर दिया है। आबनाए ताइवान के पार ताल्लुकात के लिए मरकजी चीन की एसोसिएशन और ताइवान में कायम आबनाए एक्सचेंज फाउंडेशन के दरमियान 1992 में एक मुआहिदा तय किया गया था, जिसके मुताबिक आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ एक चीन से ताल्लुक रखते हैं और कौमी इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करेंगे। इस मुआहिदे को 1992 के इत्तेफाक राय के तौर पर जाना जाता है। आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ ताल्लुकात को दरपेश कुछ गैर यकीनी सूरत हाल और चैलेंजेस के बावजूद चांग को उम्मीद है कि मुस्तहकम ताल्लुकात मुस्तकबिल में उनकी सरमायाकारी को फायदा पहुंचा सकते हैं। उनका कहना है कि 1992 के इत्तेफाक राय को बरकरार रखना इस कामयाबी की कलीद है। वुहान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सेंटर ने वर्चुअल इंसान बना दिया। वर्चुअल डिजिटल इंसान एंकर्स के साथ इशारों की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, जिससे समाज से महरूम अफराद इस्तेफादा कर सकते हैं। वर्चुअल डिजिटल इंसान में 5 लाख से ज़ायद तहारीर, 2 लाख वीडियोस महफूज हैं। चीन की कंप्यूटर पावर इंडस्ट्री ने मुल्क भर में लागू किए जाने वाले एप्लीकेशन के नए और जदीद मंजरनामों और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तेजी से तरक्की की है। वुहान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सेंटर की जानिब से तैयार करदा एक वर्चुअल डिजिटल इंसान खुसूसी तालीमी स्कूलों और इशारों की जबान के एंकर्स के साथ इशारों की जबान इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है, जिससे समाज से महरूम अफराद को इब्तदाई मराहिल में ज्यादा आसानी से समझने और इशारों की जबान पर उबूर हासिल करने में मदद मिल रही है।
اشاروں کی زبان کی درست تشریح کے لیے ورچوئل ڈیجیٹل انسان میں 5 لاکھ سے زائد تحریری متن اور 2 لاکھ ویڈیوز کو محفوظ کیا گیا ہے۔ چین کی جانب سے 8 قومی کمپیوٹنگ ہب بنانے کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ 10 قومی ڈیٹا سینٹر کلسٹرز کے لیے بھی اہم منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ یہ اقدام قومی سطح پر مربوط بگ ڈیٹا سینٹر سسٹم کے لیے مجموعی منصوبے کی تکمیل کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ان منصوبوں کی منظوری قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات اور 3 دیگر مرکزی محکموں کی جانب سے دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپیوٹنگ کے زیادہ وسائل کو چین کے مشرقی علاقوں سے ملک کے کم ترقی یافتہ مغربی علاقوں تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ معاشی استحکام کے لیے چینی حکومت کی پالیسیاں کاروباری ماحول کو بہتر بنا رہی ہیں، جس کی بدولت چین میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق غیر ملکی کمپنیاں چین کے کاروباری ماحول اور میکرو اکنامک پالیسیوں سے مطمئن ہیں۔ چائنا کونسل فار دی پروموشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ کے ترجمان فینگ یاؤ شیانگ نے 29 جولائی کو بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے چین کی پالیسیز کاروباری ماحول کو بہتر بنا رہی ہیں اور چین میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے غیر ملکی کمپنیز کے اعتماد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اس موقع پر سن 2022 کی دوسری سہ ماہی کے دوران غیر ملکی کمپنیز کے لیے چین کے کاروباری ماحول کے بارے میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بہت سی غیر ملکی کمپنیز چین میں نہ صرف ترقی کے امکانات اور مارکیٹ کے حالات کے بارے میں پرامید ہیں، بلکہ چین کے کاروباری ماحول اور میکرو اکنامک پالیسیز کے بارے میں بھی اطمینان محسوس کرتی ہیں۔ سروے میں شامل غیر ملکی کمپنیز میں سے 11.2% کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوسری سہ ماہی کے دوران اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ مارکیٹ میں توسیع اور اسٹریٹجک ترجیح کے طور پر چین کی پوزیشن ان غیر ملکی کمپنیز کی اپنی سرمایہ کاری میں اضافے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ سروے میں شامل 40% سے زائد کمپنیز نے چین کے جنوب مغرب میں واقع چھانگتو چونگچنگ کے علاقے میں اپنی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ سروے میں شامل تقریباً 90% غیر ملکی کاروباری ادارے آپریٹنگ سائٹس حاصل کرنے، ٹیکس کی ادائیگی اور مارکیٹ تک رسائی میں آسانی سے نسبتاً مطمئن ہیں۔ صوبہ چنگھائی میں ماحولیاتی ماحول کی نگرانی کے لیے مربوط خلائی، فضائی اور زمینی نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ سطح زمین سے 4000 میٹر کی بلندی پر نگرانی کے لیے سائٹ بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے دریائے زرد کے ڈیٹا، قدرتی مناظر، جنگلی جانوروں کی 24 گھنٹے نگرانی ممکن ہو گئی ہے۔ دریائے زرد کے دونوں کناروں پر پانی کے معیار کی جانچ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جدید سائنس ٹیک کی ہمہ گیری کے استعمال نے چین کی ماحولیاتی نظم و نسق میں پیش رفت کے علاوہ ہمہ جہت اور ہدفی نگرانی کے نیٹ ورکس کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبہ چنگھائی میں مقامی حکام نے حال ہی میں صوبے کے تمام علاقوں میں ماحولیاتی ماحول کی نگرانی کے لیے مربوط خلائی، فضائی، زمینی نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے کارکن اپنے دفتر میں رہتے ہوئے سطح زمین سے تقریباً 4000 میٹر سے زائد اوسط اونچائی پر نو مینز لینڈ میں قائم کی گئی نگرانی کی سائٹس کی مدد سے 24 گھنٹے 3 ریورز نیچرل ریزرو کے ماخذ میں ماحولیاتی نظام، قدرتی مناظر اور جنگلی جانوروں کی تبدیلی کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں دریائے زرد کے اندرونی منگولیا میں واقع حصے میں، جو ایک زرعی علاقہ اور بہت سی صنعتوں کا گھر ہے، اس وسیع دریا کے دونوں کناروں پر بیک وقت پانی کے معیار کی جانچ کے لیے نمونے جمع کرنے کے نئے ماڈل کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ اس علاقے میں پانی کے معیار کی نگرانی کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سائنسدانوں کی کوششوں کا حصہ ہے، کیونکہ پرانے طریقہ کار میں صرف دریا کے بائیں جانب نمونے حاصل کرنا ممکن تھا۔ دوسری جانب ملک کے چند علاقوں میں مقامی دریاؤں میں پانی کے معیار کی نگرانی کرنے والے مقامات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ چین کی مختلف جامعات مقامی کمپنیوں کے تعاون کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ نانچنگ یونیورسٹی آف ایروناٹکس اینڈ ایسٹروناٹکس کا انٹرنشپ پروگرام بھی اس کا حصہ ہے۔ مختلف ہائی ٹیک صنعتیں، 5G، مصنوعی ذہانت اور چپس جیسے شعبوں میں طلباء کی آن لائن بھرتیوں میں سر فہرست ہیں۔ چین کی مختلف جامعات مقامی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہی ہیں۔
चीन भर की जामियात रोजगार के इस मौसम में ग्रेजुएट्स को अपनी पसंदीदा मुलाजमतें तलाश करने में मदद फराहम करने के लिए इकदामात में तेजी ला रही हैं। नानचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स समेत चंद जामियात ने मकामी कंपनीज और इदारों के साथ ताउन करने का तरीका तलाश किया है ताकि उनके तलबा ग्रेजुएशन से पहले मुख्तलिफ मंसूबों में हिस्सा ले सकें और मुलाजमतें हासिल कर सकें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने मुस्तकबिल में पेशा वराना अफराद की तैयारी के लिए मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मुश्तरका तौर पर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स प्लेटफॉर्म भी कायम किए हैं। दीगर जामियात जैसे बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस ने भी मुतादिद इदारों के साथ ताउन किया है जो ऑनलाइन भर्तियों के लिए 5G टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और चिप्स जैसी हाईटेक सनतों और उभरती हुई स्ट्रेटेजिक सनतों में सरे फहरिस्त हैं। बेरोजगार तलबा को मुलाजमत तलाश करने में बेहतर मदद फराहम करने के लिए बहुत सी जामियात ने मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान 20,000 से ज्यादा मुलाजमतों के हवाले से तफसीली मालूमात को अपडेट और पोस्ट करने का सिलसिला जारी रखा है। चीन पैतो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मजीद अपग्रेड कर रहा है। इस अपग्रेडेशन के दौरान सिस्टम में शामिल ज्यादातर मसनूई तैयारों को डीबग किया है। चीनी हुकाम का कहना है कि इसका मकसद खिदमात के निज़ाम को मुसलसल बेहतर बनाकर आलमी सार्फिन को मिसाली खिदमात फराहम करना है। BDS सिस्टम की अपग्रेडेशन आइंदा 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। चीन की जानिब से खिदमात के निज़ाम को मुसलसल बेहतर बनाकर और इसके तकनीकी फ़वाइद उजागर करते हुए आलमी सार्फिन के लिए मिसाली खिदमात फराहम करने की गरज से पैतो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को मुसलसल अपग्रेड कर रहा है। चीनी इंजीनियर्स ने पैतो इन ऑर्बिट सॉफ्टवेयर के ताज़ा तरीन अपग्रेड के दौरान सिस्टम में शामिल ज़्यादातर मसनूई सैयारों को डीबग किया है ताकि निज़ाम की बेतरतीब खराबियों को कम किया जा सके, तकनीकी तरक्की हासिल की जा सके, मदार में मौजूद मसनूई सैयारों की मुस्तहकम कारकर्दगी और खुद कार अंदाज में गलतियां दुरुस्त करने की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। शीयान सैटेलाइट मॉनिटर एंड कंट्रोल सेंटर के इंजीनियर ली वान शू के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड में पूरे सिस्टम में मौजूद ज्यादातर मसनूई सैयारे शामिल हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की मजमूई तादाद 100 से जायद है। इंजीनियर्स के मुताबिक सिस्टम की अपग्रेडिंग आइंदा 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। चीन ने BDS का बाकायदा तौर पर आगाज 31 जुलाई 2020 को किया जिसके तहत नए BDS 3 निज़ाम को आलमी सार्फिन के लिए आम कर दिया गया। उस वक्त से BDS आलमी सार्फिन को मयारी खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये 24 घंटे मुस्तहकम ऑपरेशंस यकीनी बनाते हुए अपनी कारकर्दगी मुसलसल बेहतर बना रहा है और एप्लीकेशन के तरीकों में इजाफे का बाइस बन रहा है। चीन के साबिक फौजी अफ्रीकी मुल्क माली में खिदमत सर अंजाम देने में मसरूफ हैं जहाँ वो अपनी बटालियन के साथियों को जदीद तरीन जंगी ट्रेनिंग दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर चीनी फौज के आम दस्तों ने 2013 में माली में जिम्मेदारी संभाली थी। अफ्रीकी मुल्क माली में खिदमत सर अंजाम देने वाला एक साबिक चीनी अमन फौजी अपने बैरून मुल्क फौजी तजर्बे को बरूए कार लाते हुए अपनी बटालियन में फौजियों को तरबियत फराहम कर रहा है और आलमी नुक्ता नज़र के साथ जंगजू टीम तश्कील देने की कोशिशों में मसरूफ है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर सन 2013 के दौरान माली में अपनी अमन फौज तैनात की थी। ली छिन खुन ने, जो ऐसे अमन दस्तों में शामिल हैं जिन्होंने चीन के नए हेलमेट के बाद पहली बार माली में कदम रखा और जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में एक अहम फोर्स है, इस शोरश ज़दा इलाके में अपने तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि पहली बार वो माली में कायम अपने फौजी कैंप में 7 दिसंबर 2013 को पहुंचे। दूसरे अमन मिशन का आगाज 16 मई 2018 को हुआ। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि दोनों अमन मिशन के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं क्योंकि जब वो पहली बार वहाँ गए तो ये जंग शुरू होने के बाद पहला साल था। ली के मुताबिक वहाँ की सूरत हाल उसके तस्वुर से कहीं ज्यादा खराब थी क्योंकि जंग से तबाहशुदा इमारतों के मलबे हर जगह मौजूद थे। इसके बावजूद टीम बाद के अमन मिशन में बुनियादी ढांचे की तामीर में बहुत सी खिदमात सरंजाम देने में कामयाब रही। वो ऐसी रात थी जब पहली बार पूरी टीम अपनी बंदूकें बाजुओं में लिए सोई थी। ली के मुताबिक कैंप के इर्द गिर्द धमाकों और रॉकेट हमलों की मुसलसल आवाज ने उन्हें मजीद बेचैन कर दिया। ऐसे में ली समेत चंद फौजियों ने एक खुदकुश नोट भी तहरीर करने का फैसला कर लिया था। चीन भर में किसान डिजिटलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपनी अजनास फरोख्त कर रहे हैं। इस निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजीज की बदौलत किसान नकदावर फसलें लगाकर नुमाया फवाइद और मुनाफा हासिल कर रहे हैं। टमाटर और अंगूर जैसी फसलें उगाकर किसान अपनी गुर्बत भी दूर कर रहे हैं।
चीन भर के किसानों ने डिजिटलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्ट्रीमिंग के तहत अजनास की फरोख्त के निज़ाम से फ़ायदा उठाते हुए देही अहिया के हुसूल के अमल में नक आवर फसलें लगाकर नुमायां फ़वायद और मुनाफा हासिल किया है। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में छांगछी हुई खुद मुख्तार इलाके की मानासी काउंटी में टमाटरों की भरपूर फसल तैयार है और चुनाई करने वाले कारकुन सुर्ख और किरमजी फलों से भरे खेतों में हर तरफ हलचल मचा रहे हैं। मानासी काउंटी की हुकूमत ने पौधे लगाने के निज़ाम को मुसलसल बेहतर बनाते हुए मकामी किसानों की हौसला अफजाई और रहनुमाई की है ताकि वो आला कारकर्दगी की हामिल नकद आवर फसलें लगाएं। इस इकदाम से मकामी रिहायशियों की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। टमाटरों की चुनाई का तरीकाकार मजीद बेहतर बनाने की गरज से मकामी हुकाम ने टमाटरों की तेज रफ्तार नकलो हमल महफूज बनाने के लिए कारकुन और ट्रक तैनात किए हैं। सितंबर के आखिर तक मशीनों के जरिए 1000 हेक्टेयर रकबे पर टमाटर की चुनाई मुतवक्के है। चीन के मशरकी सूबा चियांगशी के शहर चियान और वस्ती सूबा हन्नान के शहर नानयांग के मकामी किसान भी अंगूर और क्राउन नाशपाती की भरपूर फसल हासिल कर रहे हैं। चियान काउंटी में गुर्बत के खात्मे के लिए मुतारिफ करवाई गई सनतों में से एक के तौर पर हांग चियांग टाउन में अंगूर की फसल ने 14,453 मकामी घरानों की मदद की है, जिनमें तकरीबन 50,000 अफराद गुर्बत से निजात हासिल कर चुके हैं। सिंकियांग एक हैरत अंगेज सरजमीन के उन्वान से उरुमची में नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश में सिंकियांग उगयोर की सकाफत के 339 नमूने रखे गए हैं। मुल्क भर से आए फनकारों ने मुख्तलिफ विरासती फ़नून का मुजाहरा भी किया। चीन में सिंकियांग एक हैरत अंगेज सरजमीन के उन्वान से सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके के दारुल उर्मची में सिंकियांग आर्ट म्यूजियम में गैर मादी सकाफती वर्षे की नुमाइश का आगाज किया गया। इस आर्ट इवेंट में सिंकियांग के 14 प्रीफेक्चर्स, काउंटीज और शहरों के अलावा सिंकियांग की मदद करने वाले 19 दीगर सूबों और शहरों की जानिब से गैर मादी सकाफती वर्षे के मुनफरिद और नुमाइंदा 339 नमूने पेश किए गए। इन नमूनों के अलावा नुमाइश में मुल्क भर के फनकारों ने अपनी विरासत में मिली तकनीकी खूबियों को भी पेश किया ताकि ज़ायरीन इस अमर का अमीक तजर्बा हासिल कर सकें कि सिंकियांग और दीगर चीनी इलाकों की सकाफतें वक्त के साथ किस तरह मरबूत और तरक्की हासिल करती रही हैं। ये इवेंट 4 अगस्त तक जारी रहेगा। शिमाली अंदरूनी मंगोलिया में चाइना कार किंग के मुकाबलों का आगाज हो गया, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 400 रेसर्स शरीक हैं, जिन्होंने अपनी महारत और ताकत का खूब मुजाहरा किया। ये रेस सालाना नादिम मेले का हिस्सा है, जो घास के मैदानों में पड़ाव डालने वाले खाना बदोशों का इवेंट है। चाइना कार किंग के मुकाबलों का आगाज 30 जुलाई को चीन के शुमाली अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में शीलिन खोर लीग में हुआ, जिसमें अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा करने के लिए तकरीबन 400 रेसर्स ने शिरकत की। रेस का इनेकाद एक तज़ीन व आराइश शुदा रेस कोर्स ग्राउंड में किया गया था, जिसमें लकड़ी के झूलते हुए तख्तों जैसी रुकावटें खड़ी की गई थीं। इस ट्रैक की मदद से रेसर्स की महारत को मुख्तलिफ पहलुओं से परखा गया था। एक रेसर ली फांगछंग का कहना है कि इस बार रेस का मकाम रेस कोर्स के साथ मरबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर यह इंजमाम बहुत अच्छा है और शानदार मंजर पेश करता है। ये रेस सालाना नादम मेले का हिस्सा है, जो घास के मैदानों में पड़ाव डालने वाले खाना बदोशों का इवेंट है। इसका आगाज जुमे के रोज अंदरूनी मंगोलिया के शीलिन हाट शहर में किया गया। चीन के जनूबी सूबे क्वांगतोंग में जुलाई और अगस्त के चावल की बुआई और कटाई जोरों पर है। सूबाई ज़राई हुकाम के मुताबिक रवां साल मौसमी हालात काश्तकारी के हवाले से उमूमी तौर पर बेहतर हैं। मौसम बहार में फसलों की पैदावार 3 गुना ज्यादा हुई है। चीन के जनूबी सूबा क्वांगतोंग में जुलाई और अगस्त के चावल की बवाई और कटाई जोरों पर है, क्योंकि किसान एक तरफ चावल की इब्तदाई पैदावार हासिल कर रहे हैं और दूसरी जानिब चावल की पछेती बवाई कर रहे हैं ताकि भरपूर सालाना पैदावार हासिल की जा सके। चावल की इब्तदाई कटाई आखिरी मराहिल में है और पौधे लगाने का काम जारी है, जबकि दोनों काम मुकम्मल करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। सुंगख्वा के ज़िलई महकमा बराए ज़राअत व दही उमूर के नायब सदर हे छियाओछिंग के मुताबिक फसल की कटाई के लिए उनके पास सिर्फ 15 दिन का वक्त बाकी है, जबकि नए पौधे लगाने के लिए भी सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। इसलिए वक्त से फायदा उठाना जरूरी है। जखीरा करने से पहले अनाज को बर वक्त खुश्क करना जरूरी है और इस हकीकत के पेश नज़र के जनूबी चीन खास तौर पर मरतूब मौसम का हामिल है, ये इकदाम इंतहाई अहम है। सूबाई ज़राई हुकाम के मुताबिक रवां साल मौसमी हालात उमूमी तौर पर बेहतर हैं, इसलिए मौसम
गर्मा के चावल की पैदावार मुस्तहकम है। मकामी हुकाम इस साल मजमूई फसल के बारे में पुरुमीद हैं। सूबा क्वांगतोंग के महकमा ज़राअत व दही उमूर में काश्तकारी डिवीजन के सरबरा चांग शाओ चांग के मुताबिक मौसम बहार की फसल ने पौधे लगाने के रकबे, फी हेक्टर पैदावार और मजमूई पैदावार के लिहाज से 3 इजाफे के साथ बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। इसके अलावा इब्तदाई चावल की पैदावार बुनियादी तौर पर भी मुस्तहकम है। ये उम्मीद पूरे मुल्क में मुश्तरक है। चीनी वजारत ज़राअत व दही उमूर का कहना है कि मुल्क भर में मौसम गर्मा के अनाज की भरपूर फसल हासिल हुई और अनाज की पैदावार तकरीबन 150 अरब किलोग्राम के रिकॉर्ड से ज्यादा है। वजारती हुक्काम पौधे लगाने के रकबे में इजाफे और फसल की बेहतर पैदावार की वजह से मौसम खज़ां के दौरान फसल की कटाई के बारे में भी पुरुमीद हैं। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान अमरीकी मुनाफिकत की वाज़ेह मिसाल है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर का दौरा अमरीका और चीन के दरमियान 40 बरस कबल होने वाले 3 कानूनी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। मुआहिदे के रूप से अमरीका ने ताइपे की जगह बीजिंग को चीन की वाहिद कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया था। अमरीका ने यह भी तस्लीम किया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। मुआहिदे के मुताबिक वाशिंगटन सिर्फ ताइवान के लोगों के साथ गैर सरकारी ताल्लुकात रखेगा। मजीद जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, आइए सूरत हाल का जायजा लें और जानें कि हकीकत क्या है। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान अमरीकी मुनाफिकत की एक बदतरीन मिसाल है। ये मुनाफिकत की साफ और वाज़ह मिसाल है। लेकिन क्यों? क्योंकि 40 बरस कबल अमेरिका ने चीन के साथ 3 कानूनी मुआहिदों पर दस्तखत किए थे और ताइपे की जगह बीजिंग को चीन की वाहिद कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया था। अमेरिका ने यह भी तस्लीम किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वाशिंगटन सिर्फ ताइवान के साथ गैर सरकारी ताल्लुकात रखेगा। फिर नैन्सी पेलोसी आती है, अमेरिका की सबसे अहम सरकारी अवामी शख्सियत में से एक, जो ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर हैं। अमरीकी सदर के बाद तीसरी अहम तरीन शख्सियत हैं। उन्होंने ताइपे का दौरा किया और ताइवान के रहनुमाओं से मुसाफा किया। दोस्तों, ये खियानत है, ये इश्ताल अंगेज है। इससे जंग भी होगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बीजिंग के सबर की आखिरी हद है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमरीकी हुकूमत ने ताइवान के हवाले से वादा कुछ किया और अमली तौर पर कुछ और किया। चीन अमरीका सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए 2 मुश्तरका इलामियों पर दस्तखत के बाद अमरीकी कांग्रेस ने नाम निहाद ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया। ये एक्ट बहुत हवालों से पहले से तय बने वाले चीन अमरीका 2 मुश्तरका इलामियों की लुक से मुतसादम था। मिसाल के तौर पर यह एक्ट ताइवान को हथियारों की फरोख्त की इजाज़त देता है और इसके मुताबिक अमरीका जजीरे के दिफाई उमूर में फौजी मुदाहिरत कर सकता है। लेकिन माजरत के साथ, क्या अमरीका ने यह तस्लीम नहीं किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है? क्या एक खुद मुख्तार कौम के ताहरी उमूर का एहतराम नहीं किया जाना चाहिए? उसके बाद सन 1982 में तीसरा चीन अमरीका मुश्तरका इलामिया तय पाया, जिसमें वाशिंगटन ने एक मर्तबा फिर वादा किया। ऐसा कहना बहुत बड़ा मालूम होता है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की फरोख्त की तवील मदती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करना चाहता और ये कि असरे का मियार और मिकदार वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अवामी जमहूरिया चीन से मशवरा किए बगैर ताइवान को नाम निहाद 6 जमानतें फराहम की। चीन के मुताबिक अमेरिका ताइवान को हथियारों की फरोख्त मादल करने की तारीख मुकर्रर नहीं करेगा। इसमें मजीद कहा कि ताइवान की खुद मुख्तारी के मामलात पर हमारी तरेना पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पता नहीं इसका क्या मतलब है। अब आप बेहतर तौर पर समझ गए होंगे कि दोहरा मियारात का बादशाह कौन है। पड़ोसी के ताइवान के दौरे और ताइवान के बारे में दिहाइयों से जारी अमरीकी हिकमत अमली की कोई एक भी वजाहत मौजूद है? सिर्फ ये कह रहा है कि चीन ज्यादा से ज्यादा जारह होते जा रहा है। पर जाहिर ऐसा लगता है कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो गई है। ये बीजिंग नहीं है जिसने ये सब शुरू किया था। जून सन 1950 में जब चीन की सिविल वॉर इख्तिताम के करीब थी, जब शिकस्त खुर्दा कुओमिंतांग ताइवान में पनाह गजीर हुए, उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने 7वें बहरी बेड़े को हर्जे ताइवान में रवाना कर दिया। इसका मकसद फतह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कामयाबियों और जजीरे का कब्जा दोबारा हासिल करने को रोकना था।
यूं जिंग की वहदत के अमल में रुकावट पैदा की गई। ये बड़े पैमाने पर अमेरिका की जानिब से सर्द जंग और जारहाना रवैये का मुजाहिरा था। इस अमल ने अपनाए ताइवान के दोनों किनारे पर मौजूद हमवतन जिन्हों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जो सदियों में एक थे। अब चीन पर जारहाने बन का इल्जाम लगाया जाता है जब वो मादर वतन की वहदत के लिए कोशां है। इल्जाम भी उस मुल्क की जानिब से जिसने बहरी मुर्दबा जारहाना दौर पर चीनी एतहाद को नुकसान पहुंचाया था। ये कितना मुनाफिकाना दर्ज अमल है। पड़ोसी का ये दौरा अमेरिका के वसत मददी इंतखाबात से चंद माह कबल हो रहा है। पेशगोई के मुताबिक उनकी डेमोक्रेट पार्टी के पास ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल बरकरार रखने के सिर्फ 17% इम्कानात मौजूद हैं। बहुत से लोग मायूसी की शिकार पड़ोसी के इस दौरे को ताहरी हिमायत हासिल करने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, और ये दौरा एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान असरा अस्काद हमल और मारियाती उमूर पर बहुत कम इत्तेफाक राय हासिल किया जा सका है। ताइवान का दिफा और चीन के खिलाफ सख्ती बहुत से उमूर पर मुनक़सिम अमरीकी कांग्रेस के जंद मुनफ़िका उमूर में से एक है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़ीशा जामनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कदीमी फ़न है जिससे मुंसलिक आर्टिस्ट आज भी चीन में मौजूद हैं। इसे चीन का गैर मादी सकाफती विरसा करार दिया जाता है। सेगमेंट न्यू विजन में हम आपको नौजवान खातून आर्टिस्ट शोका से मिलवाएंगे जो जदीद तहजीब व तमद्दुन के हामिल होने के बावजूद इस कदीमी फ़न से मुंसलिक हैं। उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शौका एक जदीद तरहदार हुनर, ज़ीशा की वारिस। मैं हूँ 1980 की दहाई में पैदा होने वाली शौका, जामनी मिट्टी के बर्तन साज यानी गैर मादी सकाफती विरसे ज़ीशा की वारिस। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जब वो मुझे पहली बार मिले तो उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि मुझ जैसी जदीद और तरहदार शख्सियत की वाबस्तगी जामनी रेत से बर्तन साजी के एक कदीम तारीखी हुनर से है। जदीद रुझानात और फैशन अपनाना नौजवानों का हक है, लेकिन फैशन का जामनी मिट्टी के रवायती बर्तन बनाने से कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए बहुत से नए तख्लीकी ख्यालात का बायस है। अपनी पसंद के मुताबिक जीना और सोचना शुरू करें तो तख्लीकी अमल से अपने आप को बेहतर तौर पर हम आहंग किया जा सकता है। हाथ से गूंदने से लेकर सांचे में ढालने तक जामनी मिट्टी के बर्तन के हर टुकड़े को दर्जनों पेचीदा मराहिल से गुजरना पड़ता है, जो एक तवील अमल है। बर्तन ढालने का ये तरीका सिरेमिक इंडस्ट्री में सिर्फ जामनी रेत के लिए ही इस्तेमाल होता है। केतलील की टूटनी और दस्ते को मुतलका जाविये पर लाकर उन्हें बैरल से चमकाया जाता है और यूं एक इब्तदाई नमूना मुकम्मल हो गया है। तैयारशुदा बर्तन पकाने के लिए भट्टा मजदूरों के हवाले कर दिया जाता है और अगला मरहला भट्टे के खुलने का इंतजार करना है। यूं तो हर बर्तन में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, लेकिन इनकी हतमी पैदावार की तादाद ज्यादा नहीं है। सुबह चियांगसू के शहर ईशिंग में कदीम शाहरा शूशान पर हर जगह हर खानदान बर्तन बनाता और भट्टे जलाता है। मैंने यहाँ सबसे ज्यादा लकड़ी के हथौड़े और छड़ी से गीली मिट्टी कूटने की आवाज सुनी है।
گھر کے بزرگوں کی اس کوٹنے پیٹنے کی آوازوں کے درمیان زندگی کے نشیب و فراز سے محفوظ رہ کر میں ایسے ہی ماحول میں پروان چڑھی ہوں۔ میرے والد اپنے آپ میں مگن رہنے والے شخص ہیں اور ان کی تخلیقیات کبھی بیرونی دنیا کی ہلچل سے متاثر نظر نہیں آتی۔ ماں بہت زندہ دل ہیں اور ان کی تخلیقیات میں نسوانی رنگ واضح ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے مجھے جہیز کے طور پر جامنی ریت سے بنائے گئے 8 برتن دیے تھے۔ یہ ایک شاہکار تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا تھا اور وہ کئی برسوں سے انہیں تیار کر رہے تھے۔ میرے والدین نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ مستقبل میں برتن بنانا، لیکن ان کے ہر عمل کا مجھ پہ بے حد گہرا اثر رہا۔ وارث بننا ایک ذمہ داری سے زیادہ ایک قدرتی رجحان اور ایک معمول کا کیا جانے والا کام ہے۔ برتن بنانے کا عمل دوسروں کے لیے غیر دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس میں ایک سرور ہے۔ میرے لیے برتن کا ہر حصہ، ہر نمونہ میرے بچے کی طرح ہے جسے میں نئی زندگی دیتی ہوں۔ میں اس کام سے بہت لطف اندوز ہوتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ مزید لوگ میرے ذریعے زیشا آرٹ کے بارے میں سیکھیں گے اور زیشا ثقافت سے پیار کریں گے۔ چائنا ٹوڈے میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ زیشا جامنی مٹی کے برتن بنانے کا قدیمی فن ہے جس سے منسلک آرٹسٹ آج بھی چین میں موجود ہیں۔ اسے چین کا غیر مادی ثقافتی ورثہ قرار دیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ نیو ویژن میں ہم آپ کو نوجوان خاتون آرٹسٹ شوکا سے ملوائیں گے جو جدید تہذیب و تمدن کے حامل ہونے کے باوجود اس قدیمی فن سے منسلک ہیں۔ ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ شوکا ایک جدید طرح دار ہنر، زیشا کی وارث۔ میں ہوں 1980 کی دہائی میں پیدا ہونے والی شوکا، جامنی مٹی کے برتن ساز یعنی غیر مادی ثقافتی ورثے زیشا کی وارث۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے پہلی بار ملے تو ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ مجھ جیسی جدید اور طرح دار شخصیت کی وابستگی جامنی ریت سے برتن سازی کے ایک قدیم تاریخی ہنر سے ہے۔ جدید رجحانات اور فیشن اپنانا نوجوانوں کا حق ہے، لیکن فیشن کا جامنی مٹی کے روایتی برتن بنانے سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے بہت سے نئے تخلیقی خیالات کا باعث ہے۔ اپنی پسند کے مطابق جینا اور سوچنا شروع کریں تو تخلیقی عمل سے اپنے آپ کو بہتر طور پر ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ سے گوندنے سے لے کر سانچے میں ڈھالنے تک جامنی مٹی کے برتن کے ہر ٹکڑے کو درجنوں پیچیدہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جو ایک طویل عمل ہے۔ برتن ڈھالنے کا یہ طریقہ سیرامک انڈسٹری میں صرف جامنی ریت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ کیتلیل کی ٹوٹنی اور دستے کو متعلقہ زاویے پر لا کر انہیں بیرل سے چمکایا جاتا ہے اور یوں ایک ابتدائی نمونہ مکمل ہو گیا ہے۔ تیار شدہ برتن پکانے کے لیے بھٹا مزدوروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اگلا مرحلہ بھٹے کے کھلنے کا انتظار کرنا ہے۔ یوں تو ہر برتن میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، لیکن ان کی حتمی پیداوار کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔
सुबह चियांगसू के शहर ईशिंग में कदीम शाहरा शूशान पर हर जगह हर खानदान बर्तन बनाता और भट्टे जलाता है। मैंने यहाँ सबसे ज्यादा लकड़ी के हथौड़े और छड़ी से गीली मिट्टी कूटने की आवाज सुनी है। घर के बुजुर्गों की इस कूटने पीटने की आवाजों के दरमियान जिंदगी के नशेबो फराज से महफूज रहकर मैं ऐसे ही माहौल में परवान चढ़ी हूँ। मेरे वालिद अपने आप में मगन रहने वाले शख्स हैं और इनकी तख्लीकियात कभी बैरूनी दुनिया की हलचल से मुतासिर नजर नहीं आती। माँ बहुत जिंदा दिल हैं और इनकी तख्लीकियात में नस्वानी रंग वाज़े है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने मुझे जहेज के तौर पर जामनी रेत से बनाए गए 8 बर्तन दिए थे। ये एक शाहकार था जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ किया था और वो कई बरसों से उन्हें तैयार कर रहे थे। मेरे वालिदैन ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मुस्तकबिल में बर्तन बनाना, लेकिन उनके हर अमल का मुझ पे बेहद गहरा असर रहा। वारिस बनना एक जिम्मेदारी से ज्यादा एक कुदरती रुझान और एक मामूल का किया जाने वाला काम है। बर्तन बनाने का अमल दूसरों के लिए गैर दिलचस्प हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसमें एक सरूर है। मेरे लिए बर्तन का हर हिस्सा, हर नमूना मेरे बच्चे की तरह है जिसे मैं नई जिंदगी देती हूँ। मैं इस काम से बहुत लुत्फानंदोज होती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मज़ीद लोग मेरे जरिए ज़ीशा आर्ट के बारे में सीखेंगे और ज़ीशा सकाफत से प्यार करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सड़क को जिंदगी और तरक्की की अलामत समझा जाता है, लेकिन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सड़क की तामीर जान जोखों का काम है। सतह मुर्तफा तिब्बत पर हजारों मीटर बुलंद पहाड़ों के दामन चीर कर सड़कों का वसीर जाल बिछाया गया है। इस हफ्ते हम आपको खूबसूरत तिब्बत की एक आबी गुजरगाह की सैर करवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक शहर की तरक्की की शेरक है, लेकिन तिब्बत सतह मर्तफा पर सड़कों की तामीर कोई आसान काम नहीं है। अब ये देखें, ये पुरखादी हुई पहाड़ी सड़क ये पहाड़ के ऊपर मंडराती है और आज मैं खुद गाड़ी चलाकर इसके ऊपर जाने वाली हूँ। सुना है कि तिब्बत में एक बहुत खूबसूरत आबी शाहराह मौजूद है। मेरी समझ में आबी शाहराह का मतलब या तो समंदर किनारा है या दरिया का किनारा, लेकिन मैंने बहरी मर्तबा सतह मर्तफा पर ऐसी आबी शाहराह के बारे में सुना है। मैं इसमें बहुत दिलचस्पी लेती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। मुझे बताया गया कि आबी शाहराह तक पहुँचने के लिए मुझे अपनी राह में हाइल जोड़ी को पार करना है। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ। ये मेरी बहरी मर्तबा पहाड़ी सड़क पर खुद गाड़ी चलाती हूँ। अगर ये हार्स पावर काफ़ी नहीं हुई और मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती तो क्या होगा? और अगर अचानक से कोई बड़ी गाड़ी बाहरी सीमत पर आए तो मैं क्या करूँ? बहुत परेशान हूँ। तकरीबन नसफ घंटे बाद फिर आखिर मैं नीला माउंटेन के पास पहुँच गई। 5100 मीटर है। ये मेरी बहरी मर्तबा इतनी बुलंदी पर पहुँच गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम तिब्बत, 5013 मीटर मैं आ गई हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आबी शाहराह की तलाश में दोबारा अपने सफ़र पर चढ़ पड़ी। कहा जाता है कि पहाड़ पर चढ़ना आसान है लेकिन नीचे उतरना मुश्किल है।
इस वक्त मेरे पाँव बिल्कुल ब्रेक से नहीं छोड़ सकते। दाहम अचानक बर्फानी तूफान ने अंधेरा और मेरे सफर को मजीद मुश्किल बना दिया। भारी बर्फ के बाइस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस आहिस्तगी से ड्राइविंग करते हुए अपने सामने वाली कार का पीछा करना था। लेकिन बर्फ की लकीर अबूर करने और बुलंदी में कमी आने के बाद रास्ता आसान हो गया। चिंगहाई तिब्बत सतह मर्तफा पर 4000 मीटर और 5000 मीटर की बुलंदी पर सड़क की तामीर इंतहाई मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी, ज़्यादा सर्दी और पहाड़ी सड़कों का फैलाव, लेकिन आप देखें यहाँ किस कदर ज़बरदस्त सड़क मौजूद है। लिंजू के बहुत करीब ही मुझे एक झील नजर आई। शायद इसी झील पर आबी शाहराह तामीर की गई है। मेरे पास ये लालिंग हाईवे है जो सनलाइट सिटी, लासा और लिंजू शहर को मिलाती है, जिसे दुनिया की छत पर आसमानी सड़क करार दिया जाता है। क्या इस पर जो आबी शाहराह है ऐसा है तो सूखा हुआ है और बिल्कुल पानी नहीं है, और इंटरनेट पर ये तस्वीर धोखा दे रही है। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने जो देखा वो पानी के बगैर सड़क थी, जिसने मुझे अफसरदा कर दिया। क्या ये आबी शाहराह है? ये लालिंग हाईवे है और ये लालिंग हाईवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इन पत्थरों की उम्र शायद 10 लाख से भी ज्यादा है। अब देखें तिब्बत के मनाज़िर वाकई बहुत खूबसूरत है। इस सड़क की तामीर में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इस पर ये गाड़ी चलाते हैं ये तमाम खूबसूरत मनाज़िर एंजॉय कर सकते हैं। अगर जे आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाहरी सड़क पर गाड़ी चलाई है और तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मनाज़िर को देखकर मुझे लगता है कि ये तमाम थकान दूर हो चुकी है और तो मैंने बहुत कीमती चीज़ पाई है। आगे बढ़ने की राह दुश्वार हो सकती है, लेकिन जब आप कांडों से गुजरते हुए मंजर तक पहुंचेंगे और फासले पर नजर डालेंगे तो उस वक्त तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और आपके सामने की खूबसूरती सारी थकावट को दूर कर देगी। सड़क पर तिब्बत में शायरी और दूरी का एहसास है। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।